ऑल राइट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। कौन कौन से बच्चे नहीं आए जल्दी से मैसेज डाल दूं। अभय और अनीशा का मैसेज आ गया था। दिव्यांश, साहिल हो गए और पृथ्वी। चलिए आइए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आज हमने पहले तो अपना थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू बेस्ड हमारा पैटर्न आ रहा है, तो हमें ये देखना है कि भाई एमसीक्यू के क्वेश्चंस कैसे हैं। जैसे हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों रिकैप भी कर चुके, रिवाइज भी कर चुके हैं। एक बार हम क्या करेंगे, फटाफट से इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, जिससे ना हमें आइडिया लगेगा। अब देखिए बच्चों, आपके स्टडी मटेरियल के बैक साइड पे ना कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस गिवन होते हैं। बैक साइड पे मतलब जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ना, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हर चैप्टर के पीछे मिल जाएंगे आपको। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखिए, जैसे चैप्टर नंबर 1 का यहाँ पे बैक साइड पे कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। एक बारी क्या करना है, हमने इसका हल्का सा आइडिया लेके देखना है कि भाई कैसे क्वेश्चंस हैं। हाँ ये देखिए, इसके आंसर्स ना फिर इसके बाद एंड में गिवन होते हैं। यहाँ पे जैसे ये रहा, ठीक है ना। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया है, नीचे लगे। हम पहले 10 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस फिर ना आप घर पे ट्राई करेंगे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, कि आप साथ साथ में रिवीजन कर रहे हैं। अब आपने घर पे क्या करना है, ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं सारे चैप्टर्स के। जैसे आज का आपका टारगेट रहेगा चैप्टर 1 चैप्टर 2। The economist regarded decision making as important because resources required to satisfy our unlimited wants and needs are scarce। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तभी डिसीजन लेना पड़ता है, सही लिखा हुआ है। It is crucial to understand how we can best allocate our scarce resources to satisfy society's unlimited wants। बिल्कुल ठीक बात है। Resources have alternative use, तो all of the above हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहे हैं। एग्जामिनेशन में गलत करने का 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। होपफुली आप सबको आइडिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, बताइए कोई भी बच्चा इसके बारे में बता सकता है क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बी एंड सी, बच्चे ने बोला बी एंड सी, यानी कि डी पार्ट। ऑनलाइन वाले बच्चों थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा अब, ठीक है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज B and C involves practical application of economic theories in business decision making। बिल्कुल सही बात है। Incorporate tools from multiple disciplines। बिल्कुल सही बात। तो इसका आंसर B and C हो गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो प्लीज पूछते जाएं साथ साथ में, कैसे, क्यों, क्या। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स we use the term scarcity to mean B relative scarcity in relation to wants of the society। देखें जरा, बी लिखा है, बिल्कुल सही बात, एकदम सही आंसर दिया इन्होंने बी। रिलेटिव स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, स्केर्सिटी इन रिलेशन टू वांट्स। क्योंकि हमारी वांट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड, और हमारी जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्केर्स, यानी कि लिमिटेड। तो हमारी चाहतों के आगे हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड दिखाई देते हैं। रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू व्हाट, हमारी वांट्स। समझ में आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों आप सब भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें,
मैं ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, बट 10 क्वेश्चंस, जैसे चैप्टर नंबर 1 है इजी है तो पहले 5 क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा हार्ड है तो उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं घर पे प्रैक्टिस करें, तो जैसे ही चैप्टर रिवीजन हो जाएगा फिर हम पूरे 100 मार्क्स के टेस्ट रख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हल्का सा एक आपको रिकैप देने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपने क्या करना है घर पे बैठ के, ठीक है। What implication does resource scarcity have for satisfaction of wants? Not all wants can be satisfied. भैया रिसोर्सेज स्केर्स हैं तो सारी wants सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे। समझ में आता है बच्चों? अगर आप बाकी रीड करना चाहें बाकी भी रीड करके देखिए। बच्चों नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता था? वो स्टेटमेंट, वेरी गुड, जो जजमेंट पास करे। जजमेंट का मतलब क्या है? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। जैसे मैं कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कि भाई आपको हाँ सारे बच्चे के ढंग से पढ़ाई करें, यही होना चाहिए। निशा फिर से, चलिए साहिल भी आ गए हैं, दिव्यांश भी आ गए, चलो बहुत बढ़िया। तो नॉर्मेटिव का मतलब जजमेंट इन्वॉल्व होती है बच्चों। इनमें से देखिए जजमेंट कहाँ इन्वॉल्व है? डी के अंदर, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखिए डी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। यहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है। कोई और पार्ट में कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछें। इसी तरीके से बच्चों आपने घर पे बैठ के ये क्वेश्चंस रीड करने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिए। हर चैप्टर के पीछे ये गिवन है, इसको बैठ के एक बार रीड करें, इसको सॉल्व करते जाएं। कहीं पे कोई दिक्कत आए मुझसे पूछते जाएं। क्लियर हो रहा है? अब इसी तरीके से मैं चैप्टर नंबर 2 भी करवाने लगा हूं। इसके पहले 10 क्वेश्चन देखते हैं, अगर वो फायदेमंद लगा उसी तरीके से फिर हम और भी क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिमांड चैप्टर नंबर 2 के एंड में बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने रिवाइज किया था। क्या क्या रिवाइज किया था? डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, तीनों चीजें रिवाइज की थी। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू डी। देखो कई बच्चों को तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन देखते ही समझ में आने शुरू हो गए, बार बार प्रैक्टिस करने का नतीजा भी हो सकता है। डिमांड का मतलब क्या था? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट सर्टेन प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डी हो गया इसका सही आंसर। समझ पा रहे? अच्छा याद करिए, हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फटाफट से बताइए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मैं यहाँ पे साइड पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती थी इस तरीके से, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती थी, याद आ रहा है बच्चों? इसे मूवमेंट बोलते थे। और कैसा मूवमेंट बोल रहे थे? अपवर्ड मूवमेंट। याद आ रहा है? ये क्यों हो रहा था? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। याद आ रहा है? अब देखिए ये ऑप्शन कहां लिखा हुआ है? सी के अंदर। अच्छा अच्छा, ओहो मैंने जल्दबाजी कर दी। बी के अंदर, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। समझ में आया बच्चों? ये अदर कमोडिटी था, अदर फैक्टर्स था। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से तो क्या होगा? शिफ्टिंग होगी। समझ में आ पा रही है बात? ऑनलाइन वाले बच्चों आपको क्लियर हो पा रहा है? तो जस्ट एक आपको आइडिया लगने के लिए कि भैया किस तरीके से है, क्या है, मैं एक हल्का जल्दी जल्दी डिस्कशन कर रहा हूं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो प्लीज टाइप करके भेजते जाए। नेक्स्ट, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन द सेम व्हाइल ड्राइंग इंडिविजुअल्स, क्या लिखा है? डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी। वेरी गुड। याद करिए बच्चों, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? कि डिमांड और प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, यानी कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस गिरेगा डिमांड, ओहो हाँ ठीक, प्राइस बढ़े क्वांटिटी बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स का मतलब बाकी सब। तो प्राइस तो चेंज हो ही रहा है ना, प्राइस तो चेंज हो ही रहा है। तो इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं ऑल बट वन, सब कुछ चेंज होगा सिवाय एक चीज के, जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं।
वो क्या है एक चीज? प्राइस। इसी वजह से तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है बच्चों, समझ पा रहे? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड आर एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट? ये तो बड़ा सिंपल सा है, टी एंड कॉफी, ये तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, इसमें तो कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि इसका आंसर सीधा सीधा, मैं इतनी बारी पढ़ा चुका हूं बच्चों को, ये तो सीधा सीधा दिखता है, बट फिर भी अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग टू एक्सिस, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी 1। इसका लॉजिक समझिए बच्चों, हमने एक जियोमेट्रिक मेथड किया था, आपको याद है? ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको जियोमेट्रिक मेथड करवाने से पहले क्या बोला था, इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या थी बच्चों? कि हमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाना ही पड़ेगा। वेरी गुड राहुल। कौन सा बच्चा चला गया ये? चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एक मिड पॉइंट, इसको यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है ना? या उल्टा लिख दिया मैंने? बताइए, सही लिखा हुआ है? अच्छा, जैसे यहाँ पे अगर हम खड़े हुए हैं तो इसका लोअर सेगमेंट क्या है बच्चों? 0, और अपर सेगमेंट क्या है? कुछ भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे 0 होता था इलास्टिसिटी, यहाँ पे इनफाइनाइट होता था। याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है? अब इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों हिस्से बराबर होंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 के बराबर निकल के आएगा ना, जियोमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, सीधी डिमांड कर्व है टचिंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इसके मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी? 1। क्या ये समझ में आया पूजा? पक्का? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब पेज फास्ट चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बारी पढ़ा रहा हूँ, एक बारी क्लास में हो चुका है, शायद आपने घर में 2 बारी कम से कम पढ़ा हुआ होगा, फिर एक रिवीजन भी हो चुका है। अब आपको ये चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए, अभी भी रिकॉल नहीं हो रही है, आप मुझे मैसेज डालिए, आपको उसका लिंक शेयर करूंगा मैं क्लास का। और कोई तरीका नहीं है इस टाइम पे, बस यही तरीका है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, फटाफट से बताइए। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिरेगा, इनमें कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। यही वाला हुआ ना इसके अंदर, प्राइस ऑफ द गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यही हुआ, भाई चेक कर लें। हाँ, नेक्स्ट 7th, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो। आपको ये याद आना चाहिए कि हमने पढ़ा था देयर आर वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग, एक तो होता था डिमांड, याद करिए मेरे साथ साथ, एक था कॉन्सेप्ट फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। क्या क्या फैक्टर्स थे बच्चों? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। निशा कह रहे हैं स्क्रीन विजिबल नहीं है, निशा एक बारी लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें तभी आप। निशा आज फेस टू फेस के लिए क्यों नहीं आए आप? निशा मैडम आज फेस टू फेस के लिए क्यों नहीं आए आप? चलो अभी के लिए मैं आगे फोकस कर रहा हूं बच्चों। डिमांड के लिए प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये सब फैक्टर्स थे। उसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था देयर इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी फैक्टर्स होते हैं। याद दिलाता हूं मैं, नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, इनकम कैसी है, प्राइस रेंज कैसा है, याद आ रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर, उसके आपके क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस, याद आ रहा है? नेसेसिटीज, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये लो रहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आइए इसका देखते हैं, ये बी, वेरी लो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैं आपको इसका हल्का सा कॉन्सेप्ट याद भी दिलाता हूं, ऐसे याद करिए, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि प्राइस की कैटेगरी को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, वेरी लो, वेरी हाई और बीच की कैटेगरी। याद आ रहा है? एक फैक्टर था प्राइस रेंज, अगर नहीं याद आ रहा जल्दी जल्दी पन्ने पलट लेना, ठीक है ना? तो याद करना है प्राइस रेंज, एक था वेरी लो, एक था वेरी हाई और एक था मीडियम, बीच की कैटेगरी। तो मैंने आपको समझाया था, इसका लॉजिक वॉजिक में मत घुसिएगा, ये याद रखिएगा, वेरी लो और वेरी हाई वालों के लेस इलास्टिसिटी होती है, लेस देन 1, तो वही लिखा हुआ है वेरी लो प्राइस। अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी,
क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, बहुत सारे यूजेस होंगे तो भी इलास्टिसिटी, हाई पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड करेंगे उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, ये देख, इसकी लैंग्वेज भी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की। आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन द प्राइस। अभी क्या कह रहे हैं? परसेंटेज क्वांटिटी इंक्रीज जो हो रही है इट इज स्मॉलर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉल। यही लिखा हुआ है ना बच्चों? फटाफट से बताइए, प्राइस घटेगा डिमांड तो बढ़ेगी, ये तो समझ में आता ही है। इसी वजह से तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होता है ना? अब नेगेटिव में क्या होगा? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ये भी दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है ये बात? तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट याद करिए। इनकम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन होता है इनकम और क्वांटिटी के बीच में? इनवर्स, इनवर्स नेगेटिव। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमें? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का रिकॉल हो पा रहा है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों रिकॉल हो पा रहा है? या मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको लग आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो? अगर इससे एक्टिविटी से थोड़ा भी फायदा होता है तो यही एक्टिविटी आपने घर पे भी करनी है। अब देखिए 120 क्वेश्चन है, सारे करवाने बैठूंगा तो काम हो जाएगा, रिवीजन तो कभी हो ही नहीं पाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों बताइए, क्या कुछ कर पा रहे हैं आप मेरे साथ साथ या दिक्कत आ रही है? जल्दी से कंफर्म करें सारे बच्चे। अंडरस्टैंडिंग बैठ पा रही है या नहीं? यस सर, एक ही बच्चे का आया, बाकी बच्चे भी बता दो जल्दी से। यस सर, चलिए वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब लेस देन 1, द इंक्रीज, अच्छा ये वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से। द इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज। अब ये कैसे इन्होंने इतनी जल्दी बोला बच्चों? ध्यान से देखिएगा। आपने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर एक होता है पॉइंट मेथड, एक होता है आर्क मेथड, एक होता है जियोमेट्रिक मेथड, एक होता है आपका वहां पे टोटल आउटले से पहले एक और था ना, परसेंटेज मेथड, शायद परसेंटेज मेथड था, और एक और होता है जिसे बोलते हैं टोटल आउटले मेथड। याद आ रहा है बच्चों? इस टोटल आउटले मेथड को हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते थे, टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। अगर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 तो प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस के गिरने से और दूसरा था इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, प्राइस के बढ़ने घटने से टोटल एक्सपेंडिचर पे नो चेंज। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, प्राइस बढ़ेगा खर्चा गिरेगा। खर्चा लिखा हो या टोटल रेवेन्यू लिखा हो, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पे हो जाएगा इंक्रीज। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से बच्चों आपने थोड़े से क्वेश्चंस घर पे भी करने। मैं 5-6 क्वेश्चन और डिस्कस कर लूं या काफी लग रहा है इतना? बताइए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं आगे चैप्टर 3 का रिवीजन स्टार्ट कर सकता हूं या 5 क्वेश्चन और स्टार्ट करवा के फिर क्वेश्चन वो करें रिवीजन। तो आप सभी क्या क्या करना चाहते हैं? जल्दी से बोलो। 5 क्वेश्चन और करवा दूं? ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी बता दो जल्दी से। साहिल कुमार क्या कह रहे? साहिल चौधरी को क्या हो गया? ये आ रहे हैं जा रहे हैं, जल्दी से बताइए साहिल कुमार। बाकी बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बताते जाओ। क्वेश्चंस करने हैं या सर 11 एक बार डिस्कस कर ले? हाँ जी। इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड रिमेन्स अनचेंज, द कर्व फॉर द गुड विल बी 11th का बी वर्टिकल। देखिए ये कह रहे हैं ऐसा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0
दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। मैं समझाता हूं कैसे। ये देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कह रहे हैं प्राइस चाहे कुछ भी चेंज होता रहे, यानी कि डिनोमिनेटर कुछ भी चेंज होता रहे, क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि न्यूमरेटर क्या हो गया? जीरो। जैसे ये जीरो हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो गया, दैट इज इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या ये समझ में आया? परफेक्टली इनइलास्टिक का ऐसा डिमांड कर्व बनता है, वर्टिकल। अमन, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा या अच्छे से? कोई बात नहीं, ओके। साहिल, आपको समझ में आया? नेक्स्ट, सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, वी विल एक्सपेक्ट डिमांड कर्व ऑफ कोका कोला। बच्चों फटाफट से बताइए, पेप्सी और कोका कोला एक दूसरे के क्या हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमारे पेप्सी का कॉम्पिटिटर का प्राइस बढ़ रहा है तो कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये फेवरेबल चेंज हुआ, और फेवरेबल चेंज की वजह से हमारा डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट सिंस दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। आया समझ में? ऑल द फॉलोइंग डिटरमाइन द डिमांड एक्सेप्ट क्वांटिटी सप्लाइड। ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि डिमांड की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। डिमांड में सप्लाई कैसे आ गया? यही तो ट्रिक है। A movement along the demand curve of soft drinks is best described as, फटाफट से बताइए, a change in quantity demanded। क्लियर? नेक्स्ट, बुक में कुछ ना लिखना, बुक में आंसर्स मार्क नहीं करने। If price of Pepsi decreases relative to the price of Coke and 7up, the demand for, बताइए, will decrease। भैया पेप्सी सस्ती होगी ना, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया तो जो बाकी सब्स्टिट्यूट होंगे उनकी डिमांड गिर जाएगी ना, डायरेक्ट रिलेशन होता है। समझ में आया बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बताओ, समझ में आया? जल्दी से यस और नो। सारे बच्चे जल्दी से टाइप करके भेजेंगे, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बच्चों हमने पहला आधा घंटा लगाया इसी तरीके से रिवीजन करने में, क्वेश्चंस। आप सभी ने घर पे क्या करना है, इसी तरीके से चैप्टर 1 चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं चैप्टर 3 का कुछ रिवीजन करवाने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 में था क्या? एक था प्रोडक्शन, एक था कॉस्ट। तो आज कोशिश करेंगे प्रोडक्शन का सारा हिस्सा रिवाइज हो जाए, ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करें प्रोडक्शन। फटाफट से बताइए, थोड़ा सा बेटर रहा नहीं क्वेश्चन डिस्कस करके? ठीक है ना, इससे एक आइडिया भी लगता रहेगा। लास्ट में फिर जब टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा आप रेडी होने चाहिए। क्लियर? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में पहले आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद आएगा यहाँ पे कॉस्ट। आज हम कॉस्ट का हिस्सा नहीं करेंगे। कहाँ गया ये कॉस्ट जो है, कॉस्ट का हिस्सा नहीं करेंगे। आज हम किसका हिस्सा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे? प्रोडक्शन। बच्चों प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन से हमारा क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन से हमारा ये मतलब होता है कि आउटपुट कितना बनेगा इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आप सभी याद करिए, मैंने इस क्लास के दौरान एक इसके अंदर टॉपिक भी करवाया था, थ्योरी बेस्ड था, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे इसके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, इस सब की आगे भी हमने फर्दर बात की थी, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की भी बात की थी हमने। तो लैंड के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेबर के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैपिटल के अलग थे, एंटरप्रेन्योर के अलग थे। याद आ रहा है ये?
इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स की भी हमने यहाँ पे बात की थी। एक सेकंड बच्चों रुकिएगा प्लीज। ठीक है ना, तो ये सबके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की बात की थी। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन उसके बाद आता था, और वहां पे मैंने आपसे बात की थी कि प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट करता क्या है, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट एंड इनपुट के बीच का एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता था, कितना आउटपुट डाल रहे हैं और उसके बेसिस पे इनपुट डाल रहे हैं, उसके बेसिस पे आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, इस चीज के रिलेशनशिप को बोलते थे। याद आ रहा है ये प्रोडक्शन फंक्शन? The production function is a statement of relationship between firm's scarce resources, that is inputs, and the output that result from the use of these resources. The production function can be algebraically expressed in the form of an equation in which the output of dependent variable and inputs are independent variable. इसका मतलब क्या है कि भाई जो इनपुट है इट इज इंडिपेंडेंट, जैसे, और ये डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि भैया ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, जितना इनपुट डालोगे ठीक है, जबकि आउटपुट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इनपुट कितना डालेंगे। क्लियर हो रही है बात? सिंपल सी बात है बच्चों। हमने ये पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीके में, दो लेवल पे आप स्टडी कर सकते हैं। क्या क्या था वो? क्या क्या था वो? एक था शॉर्ट रन और एक था लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर क्या चलता था बच्चों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, याद आ रहा है? और लॉन्ग रन में क्या चलता था? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसे और भी नामों से जाना जाता था, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वन फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर, या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अलग अलग नाम थे इसके। हमें पता कैसे लगता था कि हम शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में? बच्चों ऐसे पता लगता था जब कम से कम एटलीस्ट वन फैक्टर यानी कि इनपुट इज फिक्स्ड, तो हम शॉर्ट रन में हैं। जब सारे ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, वी आर इन दी लॉन्ग रन। ठीक है ना बच्चों? वी आर इन दी लॉन्ग रन। क्या यहां तक समझ में आ पा रहा है आपको? आइए ये इक्वेशन वगैरह बना रखी है। अब ये देखिए, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन। द शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच एटलीस्ट वन इनपुट, वन ऑफ द इनपुट यूज रिमेन अनचेंज। अनचेंज मतलब ये क्या रहेगा? कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड रहेगा, कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड रहेगा। ठीक है ना? इन द शॉर्ट रन अ फर्म कैन नॉट इंस्टॉल न्यू कैपेसिटी इक्विपमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। स्केल यानी कि कहने का मतलब स्केल ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा, मशीन सेम रहेगी। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये भी समझ में आया? कोई डाउट्स? देखिए ना, लॉ नाम है ना इसका, लॉ का अभी तो लिखवाया था। लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच, बच्चों ध्यान से पढ़िए, इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। समझ में आ रहा है? इट इज अ टाइम पीरियड व्हेन द फर्म विल बी एबल टू इंस्टॉल न्यू कैपेसिटी। याद है आपको? एक गोला ऐसे यू शेप बनता था, लॉन्ग रन में एक यू शेप बनता था, और यू शेप के अंदर हम क्या करते थे? ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी लिखा, हाँ वेरी गुड, विशाल एंड राहुल, बिल्कुल सही लिखा है। वहां पे एक यू शेप बनता था और कई सारी मशीनों के बीच में सिलेक्ट करना पड़ता था। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? और इसके अंदर कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है ना? एक छोटा सा यहाँ पे कॉब डगलस का फंक्शन भी आता था। मैंने आपको बताया था कि बहुत पुराना एक अमेरिका के अंदर ना, अमेरिका के अंदर वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी किया गया था, और उन्होंने बोला था कि भैया ये एक प्रोडक्शन फंक्शन होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। उस जमाने में जब ये कॉब डगलस का फंक्शन बनाया गया था, तब ऐसा माना जाता था कि लेबर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है आउटपुट बनाने में और कैपिटल का कम होता है, ऐसा तब माना जाता था।
तो ये पुराना कॉप डगलस फंक्शन है जिसको आगे जाके मॉडिफाई कर दिया गया था। अब ये इक्वेशन क्या पढ़ना है आपने, के एल ए सी बी, याद आ रहा है कुछ? जहां पे मैंने आपको लॉन्ग रन में ऐसा पढ़ाया था, ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 1, ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी शुड बी लेस देन 1। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। अभी मैं चलो इसको रिवाइज करवा देता हूं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोडक्शन इज द आउटकम ऑफ कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, यूटिलिटी ऑफ प्लेस, यूटिलिटी ऑफ टाइम, पर्सनल यूटिलिटी। याद आ रहा है? बेसिकली 4 अलग अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन होता है कि कहां पे कैसा, कब और कैसी सर्विसेज मिल रही है। याद आ रही है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है क्लास में कि आपने एक पेन बनाया या पेंसिल बनाई, उसको फर्नीचर बनाया, दिल्ली जाके बेच रहे हो, सेटिस्फैक्शन। अगला आता है बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 2 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक होता है फिक्स्ड नेचर का और एक होता है वेरिएबल नेचर का। फिक्स्ड नेचर का, दोज फैक्टर्स हुज क्वांटिटी रिमेन अनचेंज्ड विद चेंजेस इन आउटपुट, दोज फैक्टर्स क्वांटिटी ऑफ विच चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। समझ में आ रहा है? सिंपल। वेरिएबल फैक्टर का मतलब जो चेंज होता है, फिक्स्ड का मतलब जो चेंज नहीं होता। सिंपल। ये ना लॉन्ग रन आ गया, पहले शॉर्ट रन डिस्कस कर ले। आईसो काउंट भी रोकिए 2 मिनट, पहले शॉर्ट रन डिस्कस कर लेते हैं, फिर लॉन्ग रन की बातें करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बच्चों बताइए ये कब अप्लाई होता है? इन दी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर अप्लाई होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को बोलते हैं हम क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। याद आ रहा है बच्चों? इसके अलावा जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कम से कम एक फैक्टर क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। ठीक है ना? यहां पे यूनिट्स में बात होती है इनपुट और आउटपुट के। टेक्नोलॉजी क्या रहती है बच्चों? सेम। टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? और चौथा पॉइंट क्या था? यहां पे इनपुट का रेशियो बच्चों बताइए चेंज होता है या सेम रहता है? इनपुट का रेशियो चेंज होता है। याद करते हैं, आइए मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको, आप शायद भूल गए हैं। इनपुट याद करिए, एक हमने लैंड का एग्जाम्पल लिया और एक लेबर का एग्जाम्पल लिया। लैंड क्या है हमारे लिए? फिक्स्ड। और लेबर क्या है? वेरिएबल। लैंड सेम का सेम रहेगा, लेबर बढ़ता चला जाएगा। याद आ रहा है कुछ? उसी जगह पे ज्यादा लेबर काम करेगी तो ज्यादा आउटपुट बनेगा, कम लेबर काम करेगी कम। तो लैंड फिक्स्ड फैक्टर उतना ही रहता है, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर करके प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है। तो ये रेशियो सेम है या चेंज हो रहा है? 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। तो ये रेशियो हमारा चेंज हो रहा है। समझ में आ रही है ये बातें? तो ये 4 चीजें याद रखनी है आपने। तो ये देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज रेलेवेंट व्हेन फैक्टर्स आर केप्ट फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल। इट इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन। ठीक है ना? अब इसके 3 स्टेजेस बच्चों, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज क्या है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। लॉ ऑफ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एग्जाम में, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, या फिर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर वहां पे लिखा हो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तो वो लॉन्ग रन की बात कर रहा है, बट अगर वहां पे लिखा हो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर तो ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है। तो ये डिफरेंस आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। अगला आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। समझ पा रहे हैं ना? इसके अंदर ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट रिटर्न्स नहीं होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स नहीं होता है। क्लियर हो रही है ये बात? ये इसका डायग्राम है बच्चों, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ढंग से करके जाना है आपने। डायग्राम देखिए, ये कौन सा कर्व है? आइए मैं इसको हल्का सा जूम इन और कर देता हूं, ध्यान से देखिए। ये वाला कर्व कौन सा है बच्चों? टीपी। ये वाला कर्व कौन सा है? एमपी। और ये वाला कर्व कौन सा है? ग्रीन वाला? एपी। ठीक है ना? तो 3 कर्व्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पे, टीपी, एमपी, एपी
समझ पा रहे हैं बच्चों? अब यहाँ पे देखिए ये आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे मैं इसको धीरे धीरे याद करवाता हूँ, धीरे धीरे मेरे साथ याद करिएगा। यहाँ पे टीपी इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, टीपी फिर इंक्रीज होता है एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर यहाँ पे टीपी फॉल करता है, या फिर एग्जामिनर इसको ऐसे भी बोल सकता है टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ नेगेटिव रेट। याद आ रहा है? अनुष्का याद करके आए, अब रीड करके आए घर पे, समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि ब्लैंक आउट हो रहा है। यहां पे इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के रेट पे चले जाता है, और यहां पे टीपी होता है मैक्सिमम। याद आ रहा है? जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे एमपी मैक्सिमम होता है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे यहां पे एमपी जीरो होता है। याद आ रहा है बच्चों? एमपी इंक्रीज कर रहा है, एमपी डिक्रीज कर रहा है, एमपी जीरो है, एमपी फॉल कर रहा है, एपी इंक्रीज कर रहा है। यहां पे एमपी इज इक्वल टू एपी एंड एपी इज मैक्सिमम। याद आ रहा है कुछ? हमने पढ़ा था तीन रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। आइए मैं इसको भी साइड पे रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, दूसरा व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, और तीसरा व्हेन एमपी इज लेस देन एपी। ध्यान से देखिए मेरे साथ साथ। व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एंड व्हेन एमपी इज लेस देन एपी। समझ पा रहे हैं तीनों पार्ट्स? समझ पा रहे हैं तीनों पार्ट्स? यहां पे एपी इज इंक्रीजिंग, यहां पे एपी इज मैक्सिमम, एंड यहां पे एपी इज डिक्रीजिंग। क्या ये समझ में आया? नहीं, एपी नेगेटिव नहीं होगा ना, एपी तो फॉल करके यहीं तक जा रहा है, नेगेटिव तो जा ही नहीं रहा। फटाफट से बताइए बच्चों, ये स्टेज नंबर 1 कब खत्म होता है? जब ये अपना मैक्सिमम पे होता है। ये मतलब एपी अपना मैक्सिमम पे आता है, इस वाले पॉइंट पे, स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2 कब खत्म होता है? जब टीपी अपने मैक्सिमम पे होता है। क्या आपको दोनों बातें समझ में आई? नहीं, उससे पहले ही रुक जाएंगे आप प्रोडक्शन का। तो ये था पूरा का पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप सबको समझ में आया? जल्दी से बोलो हाँ या ना। अभी हम लॉन्ग रन भी करते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं फिर। इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेज नंबर 1 2 3, ठीक है ना? आइए रिटर्न्स टू स्केल्स की बात करते हैं बच्चों। रिटर्न्स टू स्केल की, रिटर्न टू स्केल कब लगता है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन दी लॉन्ग रन। ऑल इनपुट्स आर चेंज्ड इन दी सेम प्रोपोर्शन। यहां पे अनुष्का सेम प्रोपोर्शन रहता है, इनपुट्स का रेशियो सेम रहता है। मतलब क्या हुआ? मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं, पॉइंट नंबर 1, ऑल फैक्टर्स आर, जल्दी से बोलो, वेरिएबल। और दूसरा, रेशियो ऑफ इनपुट शैल बी सेम। याद आ रहा है बच्चों? ये रिकॉल हो पा रही है बातें ये थोड़ी थोड़ी? नेक्स्ट, अब इसके बारे में यहां पे देखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बच्चों रिटर्न्स टू स्केल के अंदर 3 केस बनते हैं, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। यहां पे नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल नहीं होता। पहले वाले का नाम क्या है? अच्छा, ये ना थोड़े आगे पीछे कर दिए। पहले आता है इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग। यहां पे परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, मतलब आउटपुट ज्यादा इंक्रीज होगा। यहां पे दोनों में बराबरी का चेंज रहेगा, और यहां पे दोनों में इनपुट ज्यादा बढ़ेगा, आउटपुट कम बढ़ेगा। इधर देखिए, मेरे हाथों की तरफ देखिए बच्चों। पहले स्टेज के अंदर इनपुट बढ़ा, आउटपुट ज्यादा बढ़ गया। दूसरे स्टेज के अंदर इनपुट बढ़ा, आउटपुट बराबरी से बढ़ा। तीसरे स्टेज के अंदर इनपुट बढ़ेगा, आउटपुट थोड़ा सा बढ़ेगा। ये 3 स्टेजेस हो जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के अंदर कि इनपुट बढ़ा, आउटपुट गिर गया, ऐसा कभी नहीं होगा।
हमेशा इनपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, कम से, बराबर से या ज्यादा से। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनपुट बढ़ा आउटपुट गिर गया, ऐसा लॉन्ग रन के अंदर कभी भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये चीजें हो जाती है यहाँ पे। अच्छा ये देखिए, जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसका एक और नाम है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। फटाफट से बताइए, क्या प्रोडक्शन फंक्शन का लॉन्ग रन भी रिकॉल होता है? ठीक है, ठीक है। फिर एक आता है बच्चों आइसोक्वांट्स। आइसोक्वांट्स, ये कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व, जो हमने कंज्यूमर के चैप्टर में पढ़ा था ना, इंडिफरेंस कर्व। पूजा वो बंद कर दीजिए वहां का। हमने जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था ना बच्चों, उससे बहुत सिमिलर है। आइसो, जैसे इंडिफरेंस कर्व क्या बताता, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वैसे ही आइसो क्वांट क्या बताता है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स गिविंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट। क्या क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रही है बात? आइसो क्वांट्स और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व्स show all those combination of different factors of production which give the same level of output for the producer। समझ में आया ये? ध्यान रखिएगा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड आइसोक्वांट आर दी सेम। ये मैंने नोट्स में पहले भी लिखवा रखा है, आर सेम, ये दोनों सेम टू सेम है। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी बच्चों इंडिफरेंस कर्व की, रिकॉल करते हैं। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, नेवर टच एक्स एंड वाई एक्सिस, वेरी गुड, नेवर इंटरसेक्ट, और हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन। यही बातें पढ़ी थी हमने, पांचों के पांचों लास्ट क्लास में ही तो रिवाइज किया था ये सब हमने। वही प्रॉपर्टीज आइसो क्वांट के लिए भी अप्लाई करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, आइसो क्वांट जो है दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रोड्यूसर। ये एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। नेक्स्ट, ये भी हो गया हमारा। ओके, ये कहाँ गया? अच्छा ये रहा। फिर एक आता है बच्चों आइसो कॉस्ट लाइन। इट इज वेरी सिमिलर टू बजट लाइन। बच्चों बताइए, बजट लाइन में हमने कंज्यूमर के चैप्टर में क्या पढ़ा था? याद करिए कि हमारे पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए में हम टॉफी और चॉकलेट खरीदने के लिए जाते थे बचपन में। तो उस 50 रुपए में क्या क्या खरीद सकते हैं, ये बातें करते थे ना हम। लास्ट क्लास में ये एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। वैसे ही होता है आइसो कॉस्ट लाइन, कि भाई आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए रखना चाह रहे हो, तो आप दो इनपुट्स पे क्या क्या खर्चा कर सकते हो, इसको बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स का मतलब क्या है? टू इनपुट्स which the firm can buy with given expenditure और outlay, मतलब कॉस्ट। आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं इतना खर्चा करूंगा, तो उससे आप दो इनपुट्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा खर्चा यहां पे हो रहा है, सबसे कम खर्चा ये हरी वाली लाइन पे हो रहा है, और मीडियोकर खर्चा ये रेड वाली लाइन पे हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ये देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है। Figure shows various ISO cost lines representing different combination of factors with different outlays. A, B, C, D, E, F are ISO cost lines. समझ में आया बच्चों? कोई बात नहीं, आप सबको समझ में आ रही है, आप रुक जाइएगा। नेक्स्ट बच्चों, एक आखिरी टॉपिक रह जाता है प्रोडक्शन के चैप्टर में कि हमें ये निकालना है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, या इसका एक नाम आता है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? आप एक गिवन आउटपुट बनाना चाह रहे हैं विद मिनिमम कॉस्ट।
क्या ये बात समझ में आई? आप एक गिवन आउटपुट बनाना चाह रहे हैं विद मिनिमम कॉस्ट, तो इसके लिए देखिए हमने सबसे पहले क्या बनाया है, यहाँ पे हमने बनाया एक आइसोक्वांट। ये हमें क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। अब ये आउटपुट हमें किस में बनाना है? मिनिमम कॉस्ट में, सबसे सस्ते में बनाना होता था, याद आ रहा है? तो इसको हम सबसे सस्ते में कहां से बना सकते हैं बच्चों? यहां पे देख के मुझे बताएं, सबसे सस्ते में यहां पे बना सकते हैं। ये सबसे सस्ता हो गया ना इसके लिए, ये वाला पॉइंट। C is the tangent point of given isoquant with isocost line that represents least cost combination of factors of production or for a given output। यानी कि ये गिवन आउटपुट हम सबसे सस्ते में C पॉइंट पे बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई आप सबको? क्लियर हो रहा है ये? कॉस्ट एनालिसिस अभी इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन अभी हमने यही पढ़ा। हाँ, फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट द टेंजेंसी पॉइंट ऑफ आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट लाइन शोज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। क्या ये समझ में आई लाइन आपको? रीड करके देखिए। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ लें। आज हमने प्रोडक्शन का रिवीजन किया है बच्चों, फटाफट से बताइए आप सबको समझ में आया ये? चलिए अब आगे की क्लास के लिए आपका होमवर्क समझ लीजिएगा। मैं होमवर्क लिखने लगा हूं, पहले आप सभी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले तो बच्चों ये बात बताइए, क्या आज की क्लास सक्सेसफुल रही इस मामले में कि आपको कुछ ना कुछ रिवीजन हुआ हो, कुछ ना कुछ बेटरमेंट आया हो? इस मामले में बेटर रहा नहीं रहा? ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए अब बच्चों इधर ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आने से पहले आपका होमवर्क क्या है? अब ध्यान दीजिए, आपके ना एग्जाम्स बहुत पास हैं बच्चों। मैं हर क्लास में आपको एक लिमिटेड होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप घर पे बैठ के उसको करें, डाउट्स वगैरह डिस्कस हो, रिवीजन हो, और इस तरीके से आप घर पे करते जाएं। अब और कुछ करना मेरी तरफ से बाकी नहीं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे 1 घंटे के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं, समझ पा रहे? तो यही चलेगा। अभी आपका होमवर्क क्या है? पॉइंट नंबर 1, आपने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 इसके बैक के क्वेश्चंस करने हैं। उसके अंदर जितने भी डाउट्स हैं वो मार्क करेंगे और मेरे पास नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पहला होमवर्क ये है। इसके अंदर से चैप्टर नंबर 2 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जो आपको दिक्कत देंगे। तो अगली क्लास में सबसे पहले मैं आपसे आते ही पूछूंगा क्या चैप्टर नंबर 1 और 2 में कोई डाउट है? अगर मैं बाई चांस भूल जाऊं तो आप सभी रिमाइंड करवा दीजिएगा कि सर चैप्टर 1 एंड 2 के डाउट्स क्लियर कर लें। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे पहले वो क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये समझ में आया। सेकेंड, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जिसमें से कॉस्ट रह गया है उसको रिवाइज कर लेंगे। तो आप घर पे चैप्टर नंबर 3 घर पे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिवाइज कर लीजिएगा। क्या क्लियर हो रही है बात? अगर अगली क्लास में टाइम बचा तो फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे बैक के। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो चैप्टर नंबर 3 भी मेरे हिसाब से अगली क्लास में वाइंड अप हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा चैप्टर 4 रह जाएगा, बस उसका रिवीजन करवाते मेरी तरफ से आप फ्री हो जाएंगे। फिर आप सभी सेल्फ स्टडी मोड पे जा सकते हैं। बस टेस्ट देने के लिए मैं आप सबको बोल दूंगा कि टेस्ट जब भी देना हो मैं एक डेट डिसाइड कर लूंगा कि पूरा 100 मार्क्स का टेस्ट करेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे। आप BC के वगैरह घर पे रिवाइज करते जाइए साइड बाय साइड। एक दो मॉक टेस्ट पेपर करेंगे, फिर आप रेडी हैं एग्जाम देने के लिए। आखिरी के कुछ टाइम पीरियड में यही चाहूंगा कि आप घर पे सेल्फ स्टडी करते रहें, वरना होगा कि आप यहाँ पे आते रहेंगे ना, वो दिक्कत करेगा आपको। क्लियर हो रही है बात? मतलब मेरे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एटलीस्ट मैंने ये स्ट्रैटेजी सोच रखी है आपके लिए। आप में से किसी बच्चे का कोई फीडबैक है तो प्लीज़ बताएं कि सर ये भी कंट्रीब्यूट कर लीजिए, ये भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, मैं उसको भी कंसिडर करूंगा। तो आप में से कुछ कहना चाहेगा कोई? काफ़ी सही चल रहे हैं हम। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों आपकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन हो कि सर ये भी प्लीज़ करवा दो या ये भी करवा दीजिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिटेल में करवा दीजिए, आपको कुछ भी लग रहा हो प्लीज़ अभी बता दो। ये ना हो कि मैं जब सिलेबस खत्म कर दूं फिर आप
स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए बोले, क्योंकि मैं इसी तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास तक चैप्टर 3 का भी रिवीजन वाइंड अप है मेरी तरफ से। आप सभी घर से पढ़ के आएंगे तो आपको और अच्छा फीडबैक मिलेगा और अच्छा समझ में आएगा। चलिए, तो अगर आज का लेक्चर ओके है, आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं है तो टाइप करके भेजें क्लियर जल्दी से। ऑनलाइन वाले बच्चों, आज का अगर लेक्चर ओके है, सब समझ में आ गया है, क्लियर टाइप करके भेजें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। ये आप सबका होमवर्क है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आते ही हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोल सकता हूँ, इसको 2 बोल सकता हूँ, ये 3 बोल सकता हूँ कि चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चंस वही 10-15 क्वेश्चन यहाँ क्लास में करवा दूंगा, आधा घंटा निकलेगा। ज़्यादा चाहिए होंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, देखते हैं कैसे रहता है। क्लियर हो रही है? तो आज का सेशन बच्चों यहीं पर रोकते हैं। बाय बाय ऑनलाइन वाले बच्चों।